Hello all. Welcome to the Triple S educational platform. My name is Saksham Maria and I welcome you all here. So in the previous video हम लोग इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने वहाँ पर इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, इकोसिस्टम के फंक्शन के बारे में पढ़ा था और इसी के साथ साथ हमने वहाँ पे ट्रॉफिक लेवल के बारे में पढ़ा था, फूड वेब और फूड चेन को भी हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। इस पर्टिकुलर वीडियो में ये जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी को डिस्कस करेंगे और साथ ही में इकोलॉजिकल सक्सेशन और इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें डिस्कस करनी है इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर। नाउ इकोलॉजिकल पिरामिड की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये जो कॉन्सेप्ट था पिरामिड का, ये पिरामिड का कॉन्सेप्ट जो था वो एक पर्सन ने दिया था जिनका नाम था चार्ल्स एल्टन और 1927 के अराउंड उन्होंने ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट दिया था। इसीलिए हम इकोलॉजिकल पिरामिड को एल्टोनियन पिरामिड भी बोलते हैं क्योंकि इन पर्सन ने ये जो चार्ल्स एल्टन है इन्होंने इसका नाम दिया था, इसीलिए इसको एल्टन पिरामिड भी बोलते हैं। अब पिरामिड होता क्या है बेसिकली? इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इकोलॉजिकल पैरामीटर्स। कौन कौन से पैरामीटर्स? या तो नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स, या तो बायोमास, या तो एनर्जी इन द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल ऑफ द फूड चेन विथ प्रोड्यूसर एट द बेस एंड टॉप कंज्यूमर एट द टॉप। एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जहां पर हम या तो नंबर के बेसिस पे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के बेसिस पे, या फिर बायोमास या फिर एनर्जी के बेसिस पे जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स में जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अरेंज करते हैं, जिसमें प्रोड्यूसर को हम हमेशा क्या करते हैं, बेस पर रखते हैं, बेस वाली पोजीशन पे हम हमेशा प्रोड्यूसर्स को रखते हैं और जो टॉप वाली पोजीशन होती है वहां पर जो भी टॉप कंज्यूमर होगा उसको हम रखते हैं। इसको हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं। और जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें तीन टाइप हमको डिस्कस करने हैं। एक हमको पिरामिड ऑफ नंबर डिस्कस करना है, पिरामिड ऑफ बायोमास डिस्कस करना है और पिरामिड ऑफ एनर्जी को डिस्कस करना है। तो वन बाय वन इसको अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर को। पिरामिड ऑफ नंबर क्या हुआ? नंबर मतलब होगा नंबर ऑफ द इंडिविजुअल। सो हियर द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स इन वेरियस ट्रॉफिक लेवल इज शोन। और इसमें जनरली हमको जब हम पिरामिड ऑफ नंबर की बात करते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ पिरामिड देखने को मिलते हैं। इसमें हमें अपराइट वाला पिरामिड भी देखने को मिलता है इन द केस ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर। इसमें हमें इन्वर्टेड पिरामिड भी देखने को मिलता है और इसी में हमें स्पिंडल शेप पिरामिड भी हमें देखने को मिलता है। अब मैं ये आपको ये बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है। जब हम लोग यहाँ पर ग्रासलैंड या फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं और उसके अंदर हम लोग पिरामिड ऑफ नंबर की बात करते हैं तो वहाँ पर प्रोड्यूसर हमेशा सबसे ज़्यादा होते हैं, देन प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर। सो यहाँ पर जो पिरामिड बनता है वो किस तरीके का बनता है? अपराइट पिरामिड यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। बट अगर हम एक और डिफरेंट केस देखें, अगर हम लोग यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर पिरामिड को हम यहाँ पे देखें ट्री इकोसिस्टम के केस में, ट्री इकोसिस्टम मतलब जहाँ पे प्रोड्यूसर हमारे पास एक सिंगल ट्री होगा, उस पे जो बर्ड्स वहां पे रहेंगे, हर्बीवोर्स बर्ड्स जो उस पे डिपेंड होंगे वो उससे ज़्यादा होंगे और उनके ऊपर जो पैरासाइट्स रहेंगे या वहां से अपना फूड लेंगे उन बर्ड से, वो उससे भी ज़्यादा होंगे। तो इस टाइप का पिरामिड जो है ये कुछ इस टाइप का हमें देखने को मिल रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इन्वर्टेड शेप। और इसी में अगर हम लोग ये वाला जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरासिटिक इकोसिस्टम भी हम यहाँ पर बोलते हैं। और इसी चीज़ को अगर हम लोग ऐसे देखें कि हमारे पास प्रोड्यूसर जो है वो ट्री है और ट्री को खाने वाले ऑर्गेनिज्म, मतलब वहाँ पर फीड करने वाले ऑर्गेनिज्म वहाँ पर बर्ड्स हैं, अगर हम उनको मानते हैं बर्ड्स को, और बर्ड्स को जो है वो कौन खाता है? हॉक खाता है। तो अगर हम इनका नंबर को यहाँ पर डिस्कस करें, ट्री का नंबर 1 है, बर्ड्स का नंबर ज़्यादा होगा और हॉक का नंबर भी बर्ड्स के नंबर से कम होगा। तो यहाँ पर जो शेप बनेगी वो कुछ इस तरीके की शेप बनेगी, कुछ यहाँ पर वो इस तरीके की शेप हमें देखने को मिलेगी। तो इस टाइप की शेप को हम क्या कहते हैं? स्पिंडल शेप। सो पिरामिड ऑफ नंबर की जब हम लोग बात करते हैं तो वो अपराइट भी हमें देखने को मिलता है, इन्वर्टेड भी देखने को मिलता है, स्पिंडल शेप भी मिलता है, बट डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में, वो हमें याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट टर्न आती है पिरामिड ऑफ बायोमास की। पिरामिड ऑफ बायोमास की जब हम बात करते हैं तो बायोमास का बेसिकली क्या मतलब होता है? ड्राई मैटर।
ड्राई मैटर होता है जो भी किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उस चीज़ को हम लोग बायोमास बोलते हैं। तो बायोमास के बेसिस पे अगर हम देखें तो पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो अपराइट भी हमें देखने को मिलता है और इन्वर्टेड भी देखने को मिलता है। अपराइट जो है, अपराइट हमें किसके केस में देखने को मिलता है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो पिरामिड ऑफ बायोमास जो होगा वो अपराइट होगा, ये ऊपर की तरफ ऐसे होगा। और अगर हम लोग एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें, वहां पर जो पिरामिड ऑफ बायोमास होगा वो कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा, नीचे की तरफ होगा। तो पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो 3 टाइप का होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है वो 2 टाइप का होता है। और हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो अपराइट वाला होता है ये टेरेस्ट्रियल के केस में होता है, जैसे ट्री, यहाँ पे ट्री इकोसिस्टम हो गया, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया। और ये जो इन्वर्टेड है ये किसके केस में होता है? एक्वेटिक इकोसिस्टम के केस में होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी, हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। पिरामिड ऑफ एनर्जी जब हम डिस्कस करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना कि पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वहाँ वो जो पिरामिड होता है एनर्जी का वो हमेशा अपराइट होता है, क्योंकि एनर्जी जो है वो हमेशा एक जो ऑर्गेनिज्म है, अगर यहाँ पर सपोज कोई ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म से ऊपर वाले में ट्रांसफर होगी, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगी, फिर यहाँ, फिर यहाँ। एनर्जी जो है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनली ट्रांसफर होती है। और यहाँ पर जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो भी कैसा रहता है? हमेशा अपराइट होता है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। 3 जो पिरामिड होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर 3 टाइप्स का होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास 2 टाइप का होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो सिर्फ एक सिंगल टाइप का होता है, दैट इज इट इज ऑलवेज अपराइट इन ऑल द इकोसिस्टम्स। उसके बाद बात आती है इकोलॉजिकल एफिशिएंसी की, जिसको हम लोग ट्रॉफिक लेवल एसिमिलेशन एफिशिएंसी भी बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब है? बेसिकली इकोलॉजिकल एफिशिएंसी डिस्क्राइब द एफिशिएंसी विद विच द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द अनदर ट्रॉफिक लेवल। किसी भी चीज़ को हम एफिशिएंट कब बोलते हैं? जब वो काबिल होता है किसी चीज़ के, है ना। तो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी भी वही है, बेसिकली इट डिस्क्राइब्स द एफिशिएंसी, क्या एफिशिएंसी, कैसी काबिलियत विद विच द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। या फिर हम इसको ऐसे भी डिस्कस करते हैं दैट द परसेंटेज ऑफ द एनर्जी इन द बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय द one trophic level is incorporated into the biomass produced by the next higher trophic level, and that is known as the ecological efficiency. पेपर में बस ऐसा पूछा जा सकता है, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, या फिर इसका और नेम, इसको हम और क्या बोलते हैं ये पूछा जा सकता है। तो उतनी सी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। सो दिस इकोलॉजिकल एफिशिएंसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्रांसफर एफिशिएंसी, और इसी को हम लोग लिंडमैन एफिशिएंसी भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। अब जब हम लोग इकोलॉजिकल एफिशिएंसी को डिस्कस करते हैं तो इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। क्या क्या टाइप्स होते हैं? फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी, नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी, एसिमिलेशन एफिशिएंसी और इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। इतना डीप में हमें अपने एग्जाम के लिए करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए कि इकोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या होती है और उसको और हम क्या बोलते हैं। और जब हम लोग एफिशिएंसी की बात करते हैं, सो यहाँ पर ये पर्टिकुलर हमारे पास प्रोड्यूसर है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे 100 जूल ऑफ लाइट एनर्जी सन से आ रही है, तो 100 में से सिर्फ 10 जूल जो है वो यहाँ ट्रांसफर होगी, 990 जूल जो है वो इन्वायरमेंट में चली जाएगी। अब इस 10 में से 1 जूल यहाँ पे ट्रांसफर होगी और 9 जूल जो है वो इन्वायरमेंट में चले जाएगी। इसी तरीके से ये चीज़ हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस करी थी, जिसको हमने क्या बोला था, जिसको हमने 10% लॉ में डिस्कस करा था। ये हो गया हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड और इकोलॉजिकल, हमने यहाँ पे डिस्कस करा इकोलॉजिकल एफिशिएंसी के बारे में। अब हमको डिस्कस करना है इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। सक्सेशन की हम जब भी बात करते हैं, सक्सेशन का क्या मतलब होता है यहाँ पर, कि कोई भी हमारे पास एक बैरन लैंड है, उसके ऊपर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ होना जब स्टार्ट होती है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे बेसिकली इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। सो डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट कम्युनिटी ऑन अ बैरन एरिया इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल सक्सेशन और द बायोटिक सक्सेशन। जब भी कोई ऐसी लैंड होती है जो बैरन होती है, जिसके ऊपर कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, वहाँ पर जब प्लांट कम्युनिटी या फिर प्लांट्स की ग्रोथ होना स्टार्ट होती है धीरे धीरे, पहले छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो होंगे, फिर उससे बड़े बड़े प्लांट्स, और फाइनल में जाके वो एक पूरा फॉरेस्ट बन जाएगा। ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल सक्सेशन, यहाँ पे हम इसको बोलते हैं। अब इसमें क्या आता है? इसमें हमारा आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। जब इसमें टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज इन द सक्सेशन की हम बात करते हैं, तो सक्सेशन की में कौन कौन सी डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटीज बनती हैं।
एक टाइप ऑफ कम्युनिटीज होती हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, पायोनियर कम्युनिटी। पायोनियर का मतलब होता है फर्स्ट, पहले। तो इसका मतलब जो भी हम बैरन एरिया की बात कर रहे हैं वहां पर द फर्स्ट कम्युनिटी टू इनहैबिट एन एरिया दैट इज कॉल्ड एज द पायोनियर कम्युनिटी। जो भी पहली वाली जो ऑर्गेनिज्म होंगे, पहली वाली जो ऑर्गेनिज्म उस एरिया को इनहैबिट करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पायोनियर कम्युनिटी बोलेंगे। क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या होती है, क्लाइमैक्स कहाँ होता है, मूवी के एंड में होता है क्लाइमैक्स। तो क्लाइमैक्स बेसिकली, क्लाइमैक्स हम कौन सी कम्युनिटीज को बोलते हैं, द लास्ट एंड द स्टेबल कम्युनिटी इन एन एरिया इज कॉल्ड एज द क्लाइमैक्स कम्युनिटी। और क्लाइमैक्स कम्युनिटीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं, क्योंकि अब वहां पर फाइनली एक पूरा स्टेबल, जनरली फॉरेस्ट को ही हम क्या बोलते हैं, क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोलते हैं, क्योंकि वो लास्ट स्टेज होती है। उसके बाद आता है सीरियल कम्युनिटीज या फिर सीरियल स्टेजेस क्या होती हैं। जब हम स्टेजेस की बात कर रहे हैं और सक्सेशन की भी बात कर रहे हैं, तो सीरियल स्टेजेस का मतलब जो भी बीच की स्टेजेस होंगी, जो भी पायनियर कम्युनिटी और क्लाइमैक्स कम्युनिटी के बीच की स्टेजेस होंगी, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सीरियल कम्युनिटीज या फिर सीरियल स्टेजेस। सो इन सक्सेशन, communities or stages which come in between the pioneer community and the climax community are called as transitional or serial community। ये हो गया हमारा सीरियल कम्युनिटीज के बारे में। अब सीर हम किसको बोलते हैं, ये जो एंटायर सीरीज ऑफ कम्युनिटीज होती हैं दैट सक्सेसिवली चेंज इन एन गिवन एरिया इज कॉल्ड एज सीर। सीर का क्या मतलब है कि वो एक जनरल टर्म है उन सारी कम्युनिटीज के लिए जो कि ग्रो होती हैं एक पर्टिकुलर एरिया पे। द एंटायर सीरीज ऑफ द कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन एन गिवन एरिया आर कॉल्ड एज सीर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीर बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर सक्सेशन को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हमें ये आइडिया होना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट एरिया पे जब सक्सेशन होता है तो उसके लिए जो टर्मिनोलॉजीज हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं। अगर फ्रेश वाटर पे सक्सेशन होगा तो उसको बोलेंगे हाइड्रोसीर। अगर सॉल्ट वाटर पे सक्सेशन होगा दैट इज नोन एज हेलोसीर। In case of acidic water, succession is known as oxaloseer. In case of dry region, succession is known as xeroseer. On rocks, it is known as lithoseer. On sand, it is known as zamoseer. And on moistened region, it is known as mesoseer. So these are the different names that are given to the different type of successions that are occurring on different places. तो fresh water में जो होगा hydroseer बोलेंगे. So you have to say with me, moistened region पे succession होगा, M से मॉइस्टेंड, M फॉर मेसोसीर। सैंड में होगा तो P साइलेंट रखो, सैमोसीर। रॉक्स पे होगा तो लिथोसीर। ड्राई रीजन पे होगा तो जीरोसीर, जीरोफिटिक हम बात करते हैं डेजर्ट एरियाज की। एसिडिक वाटर में होगा ऑक्सैलोसीर। सॉल्टी वाटर मींस हेलोसीर, हेलाइन, हेलो का मतलब और हेलाइन का मतलब भी सॉल्ट होता है। और फ्रेश वाटर में होगा तो उसको हाइड्रोसीर बोलेंगे। ये हमारे पास आती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ जो सक्सेशंस हम देखते हैं। अब सक्सेशन में उसकी जो टाइप्स आती हैं, सक्सेशन में हम बेसिकली दो टाइप्स डिस्कस करते हैं। एक हमारे पास होता है प्राइमरी सक्सेशन और एक हमारे पास होता है सेकेंडरी सक्सेशन। सबसे पहले मैं जो मेन डिफरेंस है दोनों के बीच का वो बता दूं। प्राइमरी सक्सेशन जो है, हम तब किसी सक्सेशन को प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं जब किसी बैरन एरिया पर, जहां पर पहले कोई भी जो वहां पर क्रॉप्स हैं, कभी भी कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं हुई होंगी, एक पूरी तरह से बैरन लैंड होगी, उसके ऊपर अगर सक्सेशन होना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे प्लांट्स ग्रो होना स्टार्ट होंगे, उस चीज को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन अकर्स इन द बैरन एरिया वेयर देयर वाज नो प्रीवियस एनी टाइप ऑफ लिविंग मैटर। और सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होगा, ये ऐसा सक्सेशन होगा जहां पर पहले तो प्लांट्स प्रेजेंट होते थे बट बिकॉज ऑफ सम नेचुरल कैलामिटी, वहां पर या तो फ्लड्स की वजह से या फिर फायर की वजह से या और भी किसी रीजन की वजह से वहां पर जितने भी वहां पे प्लांट स्पीशीज थी वो सारी की सारी क्या हो गई, खत्म हो गई। अगर उस एरिया में दोबारा से सक्सेशन स्टार्ट होगा, दोबारा से स्पीशीज ग्रो होना स्टार्ट होंगी, तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो पायनियर स्पीशीज हैं वो यहाँ पर ग्रो होंगी। बेयर रॉक जो है, रॉक्स पे जो पहली स्पीशीज ग्रो होंगी उनको जनरली कौन सी होती हैं, वो लाइकन्स होती हैं। उसके बाद स्मॉल एनुअल प्लांट्स और लाइकन्स की ग्रोथ होना स्टार्ट होगी। फिर धीरे धीरे ग्रासेस की ग्रोथ होना स्टार्ट होगी। फिर वहाँ पर श्रब्स ग्रो होंगे, शॉर्ट इंटॉलरेंट ट्रीज
ग्रो होंगे जैसे पाइन्स वगैरह, और फिर लास्ट में जाके पूरा फॉरेस्ट बन जाएगा तो उसमें बहुत सारे ट्रीज ग्रो हो जाएंगे जिनको हम लोग क्लाइमैक्स कम्युनिटीज बोलेंगे। बट अगर हम लोग सेकेंडरी सक्सेशन में देखें तो यहाँ पर पायनियर स्पीशीज में अगर हम देखें तो पहले यहाँ पर प्लांट्स थे, बट बिकॉज ऑफ फायर यहाँ पर ये सारे प्लांट्स वगैरह डिस्ट्रॉय हो गए। तो यहाँ पर जो है वो धीरे धीरे किसकी ग्रोथ होगी, ग्रासेस वगैरह की ग्रोथ होना स्टार्ट होगी स्टार्टिंग से ही, उसके बाद कुछ इंटरमीडिएट स्पीशीज की, और लास्ट में फाइनली कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी बनेगी जिसको हम लोग बेसिकली फॉरेस्ट बोलते हैं क्योंकि वो फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन में डिफरेंस ये आया कि प्राइमरी सक्सेशन जो है वो ऐसी एरिया पर होगा जहां पर कभी भी पहले कोई भी लिविंग मैटर जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो नहीं हुए होंगे, और सेकेंडरी सक्सेशन वो होगा जहां पर पहले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते थे बट बिकॉज ऑफ सम रीजन वहां पर वो सारे खत्म हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, और अब वहां पर नए से सक्सेशन होगा तो उस चीज को हम लोग सेकेंडरी सक्सेशन बोलेंगे। और अब अगर हमने सक्सेशन को डिस्कस कर ही रहे हैं तो इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सक्सेशंस को देखते हैं। तो ये हमारे पास पिक्चर है किसकी, हाइड्रार्क सक्सेशन की, मतलब जो वाटर के अंदर सक्सेशन होगा। तो इसमें हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसी तरीके से हमारे पास जब लैंड के ऊपर सक्सेशन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोसीर बोलते हैं, रॉक के ऊपर जब सक्सेशन होता है। तो इसमें बेसिकली जो पहले ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं जिनको हम लोग लाइकन्स बोलते हैं, और अगर लाइकन्स आप लोगों को पता हो तो लाइकन्स किस किस के बीच का एसोसिएशन होता है, लाइकन्स होता है एल्गे और फंजाई का एसोसिएशन होता है, उसको हम लोग एल्गे बोलते हैं। और ये जो एल्गे होती है ये कौन से टाइप की एल्गे होती है, ये साइनोबैक्टीरिया टाइप ऑफ एल्गे होती है। इसमें और फंजाई के बीच में एसोसिएशन होता है जिससे लाइकन्स बनते हैं, और फिर धीरे धीरे वहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो होना स्टार्ट करते हैं जिसको हम लोग हर्ब स्टेज, मॉस स्टेज बोलते हैं। उसके बाद हर्ब स्टेज बनती है, फिर श्रब स्टेज आती है, और फाइनली लास्ट में जाके फॉरेस्ट स्टेज आ जाती है। इसके बाद हमको ये डिस्कस करना है, हमने सक्सेशन को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, अब हमें लास्ट में ये डिस्कस करना है कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए जिसको हम लोग बायोजियोकेमिकल साइकिल्स भी बोलते हैं। बायोजियोकेमिकल्स 3 वर्ड हैं बेसिकली, बायो, जियो एंड केमिकल। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जितने भी जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स की मूवमेंट होती है कहाँ कहाँ, बायोटिक कंपोनेंट में और जियोग्राफिकल कंपोनेंट में, मतलब ए बायोटिक कंपोनेंट में, नेचर में। ये जो पूरा साइकिल होता है किसी भी केमिकल का कि एक केमिकल जो है वो ए बायोटिक कंपोनेंट से बायोटिक कंपोनेंट में जाता है, फिर वो दोबारा से ए बायोटिक में आ जाता है, इस पूरे साइकिल को क्या बोलते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल, या फिर हम इसको न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी बोलते हैं, क्योंकि जो केमिकल की साइक्लिंग होती है वो बेसिकली क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, इसलिए हम उनको न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। सो दिस इज नोन एज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग या फिर बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब हम साइकिल्स की बात कर ही रहे हैं तो साइकिल्स यहाँ पर क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं यहाँ पे गैसियस साइकिल्स, और एक हमारे पास यहाँ पे होते हैं सेडिमेंट्री साइकिल्स। गैसियस साइकिल्स का इतना सा मतलब है कि यहाँ पर जिस चीज़ का हम लोग साइकिल पढ़ रहे हैं वो चीज़ जो है वो एज अ रिजर्वायर में कहाँ पे, मतलब गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती होगी वो मोस्टली। तो सर्कुलेटरी मटेरियल बिटवीन द एबायोटिक एंड द बायोटिक कंपोनेंट्स आर द गैसेस, एंड द वाटर वेपर एंड द रिजर्वायर पूल इज एटमॉस्फेयर या फिर हाइड्रोस्फेयर। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं नाइट्रोजन, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल। ये ऐसे केमिकल्स हैं जिनका रिजर्वायर जो है वो एटमॉस्फेयर है, और ये गैसेस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं या फिर हाइड्रोस्फेयर में ये प्रेजेंट होते हैं, वाटर में प्रेजेंट होते हैं। बट अगर हम लोग सेडिमेंट्री साइकिल की बात करें तो यहाँ पर हम उन केमिकल्स के साइकिल को पढ़ते हैं जो केमिकल्स सर्कुलेटरी मटेरियल बिटवीन द एबायोटिक एंड द बायोटिक कंपोनेंट आर मिनरल्स एंड द रिजर्वायर पूल इज अर्थ क्रस्ट और द लिथोस्फेयर। या तो वो रॉक्स में प्रेजेंट होते हैं या फिर अर्थ की क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे केमिकल्स का जब हम साइकिल डिस्कस करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री साइकिल बोलते हैं। एग्जांपल इसमें आ जाती है सल्फर साइकिल की, फॉस्फोरस साइकिल, कैल्शियम साइकिल एंड मैग्नीशियम साइकिल। अब हम इसमें से एक एक साइकिल को डिस्कस करेंगे। गैसियस वाले में हम लोग कार्बन साइकिल को डिस्कस करेंगे और सेडिमेंट्री वाले में हम लोग फॉस्फोरस साइकिल को डिस्कस करेंगे। जब हम लोग कार्बन साइकिल को डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जो भी साइकिल को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका सोर्स क्या है नेचर में, वो आ कहाँ से रहा है, बेसिकली वो प्रेजेंट कहाँ पर है। अगर हम लोग कार्बन की बात करें तो 71% कार्बन जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, ओशंस में डिसॉल्व्ड है। टोटल ग्लोबल कार्बन की बात करें उसमें से 71% कार्बन जो है वो ओशंस में प्रेजेंट है डिसॉल्व्ड फॉर्म में। और एटमॉस्फेयर की बात करें तो वहाँ पर कितना है, अराउंड 1% ऑफ द टोटल ग्लोबल कार्बन
जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। इसके अलावा और जो रिजर्वायर है कार्बन का, दैट इज द फॉसिल फ्यूल। तो 3 हमने अभी तक रिजर्वायर पढ़े। 71% कार्बन जो है वो डिजॉल्व है यहाँ पर ओशंस में। उसके बाद 1% जो कार्बन है वो हमें एटमॉस्फेयर में मिल जाता है, और फॉसिल फ्यूल जो है वो भी एक लार्ज रिजर्वायर है कार्बन के। अब हम कार्बन साइकिलिंग को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं, कार्बन की साइकिलिंग किस किस के बीच में होती है, एटमॉस्फेयर के, ओशन के, एंड थ्रू द लिविंग एंड द डेड ऑर्गेनिज्म। और इसके अलावा हमें यह भी पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, दैट इज अराउंड 0.03% इन द एटमॉस्फेयर। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज 0.03% इन द एटमॉस्फेयर, which is utilized by the producers in photosynthesis for making the food। और अगर हम लोग टोटल देखें कि कितनी kg ऑफ कार्बन जो है वो प्रोड्यूसर्स उसको फिक्स करते हैं, प्लांट उसको फिक्स करते हैं एक एनुअली पूरे साल में, सो दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻13 kg ऑफ द कार्बन। अब फिक्स तो करते हैं प्लांट उसको, बट प्लांट से वो फिर जाती कहाँ पर है, होता क्या है उसको, तो लेट अस डिस्कस अबाउट दैट साइकिल। यहाँ पर हमारे पास एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है और उसके अंदर कार्बन है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्लांट्स के अंदर जाती है और यहाँ से प्लांट्स जो हैं वो कार्बन को फिक्स कर लेते हैं, कार्बन को यूज़ कर लेते हैं फूड बनाने में। तो यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन जो है वो प्रोड्यूसर्स में चला गया। अब प्रोड्यूसर्स जो हैं वो रेस्पायरेशन भी करते हैं, और रेस्पायरेशन के टाइम पे कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिलीज कर देते हैं, जिसमें से कार्बन जो होता है वो रिलीज हो जाता है दोबारा से एटमॉस्फेयर में। उसके बाद अब जो प्रोड्यूसर्स ने कार्बन को फिक्स कर लिया होता है वो अब प्रोड्यूसर्स को कौन खाता है, उनको कौन खाता है, एनिमल्स खाता है, या फिर उनसे उनका फूड जो है उसको कौन खाता है, एनिमल्स वहां से उसको यूज करते हैं। अब एनिमल्स जो है उसको यूज करते हैं और एनिमल्स भी रेस्पायरेशन करते हैं। जब एनिमल्स रेस्पायर करेंगे तो कुछ कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में वो भी एटमॉस्फेयर में भेज देंगे। इतना सा क्लियर हुआ। अब एनिमल्स और प्लांट्स दोनों की कभी ना कभी डेथ होगी, तो जब उनकी डेथ होगी तो वो किसमें, ये और ये दोनों किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, डेड ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर बहुत सारे सालों के बाद या तो कोल में कन्वर्ट होगा, ऑयल में, या फिर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और बेसिकली जब हम इसको निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसकी कंबस्टन करेंगे, इसको यूज करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और या फिर ये जो डेड ऑर्गेनिज्म है इनके जब इन पे डिकम्पोजर्स एक्ट करेंगे तो वो भी इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस तरीके से एनिमल्स जो होते हैं और प्लांट्स जो होते हैं वो इस तरीके से कार्बन को फिक्स करते हैं और रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, और इस तरीके से जो कार्बन का पूरा साइकिल है वो चलता है। इसके बाद थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फॉस्फोरस साइकिल को। फॉस्फोरस जो होता है वो एक सेडिमेंट्री टाइप ऑफ साइकिल है ना। तो फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेनली जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होती हैं वहाँ पे, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं डीएनए आरएनए वहाँ पर, एंड सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम, यहाँ पर जनरली हमें फॉस्फोरस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो शेल्स होते हैं, बोन्स, टीथ, वहाँ पर भी फॉस्फोरस जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो फॉस्फोरस के रिजर्वायर्स की हम लोग बात कर रहे थे। द नेचुरल रिजर्वायर ऑफ द फॉस्फोरस इज द रॉक विच कंटेन्स द फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स। अब होता क्या है फॉस्फोरस साइकिल में, बेसिकली 4 चीज़ें हमने देखनी है। कौन कौन सी 4 चीज़ें हैं? फर्स्ट इज वेदरिंग, second is absorption, third is decomposition and fourth is the sedimentation। पहली चीज है वेदरिंग। जो रॉक होती है, क्योंकि रॉक जो है वो क्या है, एक नेचुरल रिजर्वायर है फॉस्फोरस का, तो रॉक्स के केस में जब भी वेदरिंग होगी तो ये रॉक्स जो होंगी वो ब्रेक डाउन होंगी और यहाँ से जो फॉस्फोरस है वो निकलेगा और कहाँ पे चला जाएगा, सॉइल में, इन द फॉर्म ऑफ सॉइल सोल्यूशन। यहाँ पर जो वो फॉस्फोरस है फॉस्फेट्स की फॉर्म में, यहाँ पे एज इन द फॉर्म ऑफ सॉइल सोल्यूशन में वो चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स। अब यहाँ से प्लांट्स जो हैं, प्रोड्यूसर्स जो हैं, वो यहाँ से इन फॉस्फेट्स को ले लेंगे, अपटेक करेंगे, और ये फॉस्फेट जो है वो प्रोड्यूसर्स में चला जाएगा। अब प्रोड्यूसर को कौन खाएगा? कंज्यूमर खाएगा। तो कंज्यूमर क्या करेगा? इन प्रोड्यूसर्स को खाएगा और यहाँ से एब्जॉर्ब करेगा किसको? फॉस्फोरस को। तो फॉस्फोरस जो रॉक मिनरल्स में था वो सॉइल सॉल्यूशन में गया,
यहाँ से प्रोड्यूसर्स में गया और प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर में चला गया। जब कंज्यूमर की डेथ होगी तो ये डेट्राइटस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेड ऑर्गेनिज्म, डेड मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसकी जब डीकम्पोजिशन होगी, जब डेट्राइटस की डीकम्पोजिशन होगी, तो वो जो पर्टिकुलर जो उसके अंदर फॉस्फेट्स प्रेजेंट थे वो दोबारा से सॉइल सॉल्यूशन में आ जाएंगे, तो यहाँ पर डीकम्पोजिशन हो जाएगी। और प्रोड्यूसर्स की भी जब डेथ होगी तो वहाँ से भी क्या होगा, जो उनके अंदर फॉस्फेट्स प्रेजेंट होंगे वो भी फाइनली कहाँ पर आ जाएंगे, सॉइल सॉल्यूशन में आ जाएंगे। तो दोबारा से फॉस्फेट यहाँ पर पहुँच गए। अब यहाँ पर क्या होता है, द ओशन फॉस्फेट इज रिकवर्ड बाय द जियोलॉजिकल प्रोसेस व्हेन द सेडिमेंट्स आर एक्सपोज्ड टू द न्यूली एलिवेटेड स्पेसीज। उसके बाद वो जो फॉस्फेट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे मूव करते जाएंगे और नए नए सेगमेंट्स उनके बनते जाएंगे। इस तरीके से फॉस्फेट जो है वो उसका पूरा साइकिल चलेगा, कि मतलब वो स्टार्ट कहाँ से होता, रॉक मिनरल से वो निकला था, और उसके बाद वो ऑर्गेनिज्म से होते होते प्रोड्यूसर से, कंज्यूमर से, फिर सॉइल से होते होते वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे दोबारा से सेडिमेंट्स की फॉर्म में चला जाता है। इस तरीके से हम लोग फॉस्फोरस का साइकिल को डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो में हमने इकोलॉजिकल पिरामिड डिस्कस किया, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी डिस्कस किया, इकोलॉजिकल सक्सेशन और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये 4 टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग MCQs डिस्कस करेंगे। ये जो हमने वीडियोस डिस्कस करी हैं लास्ट की 2 वीडियोस, उसके बेसिस पे कुछ MCQs को डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग क्लाइमेट चेंज को स्टार्ट करेंगे। So thank you so much for watching this particular video. So bye bye, all the best.